Hello everyone, welcome to Vedic Verse. Let's continue the series of law of contracts. तो आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो हम देखेंगे इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है। इंडेमिनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस और टू कंपनसेट द पार्टी। ये तो हुई डेफिनेशन टाइप की चीज। मैं आपको बताता हूँ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है। मान लो अगर आपने अपनी नई बाइक खरीदी, आपने अपने दोस्त को दी कि लो तो तुम चला लो। वो बैठा, उसने स्टार्ट करी है, इतने में उसको डर लगता है कि भाई गिर जाऊंगा तो क्या होगा। तुम बोल रहे हो यार गिर जाओगे, मैं सारा एक्सपेंस बियर करूंगा, मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। ये होती इंडेमिनिटी। अगर नॉर्मल सेंस में देखा जाए, इंडेमिनिटी का मतलब होता है किसी भी पार्टी के कंपनसेशन को आप बियर करेंगे, उसके लॉस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इसमें ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज में ये लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कंडीशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की है वो होनी चाहिए। ठीक है, बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर। एक पार्टी प्रॉमिस करे दूसरी पार्टी को सेव करने से, किससे? हार्म लॉस जो भी उस पार्टी को हो। ठीक है, होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। एग्जाम्पल देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमिनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी। ए कहता है कि मैं बी के खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसका खर्चा मैं बियर करूँ। ठीक है, जो भी सर्टेन सम ऑफ 200 रुपए है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। हम कुछ केसेस देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें ये डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करी है कोर्ट में। पहला केस है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस के राव एंड अदर्स। इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज अ डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन promises टू सेव अनदर फ्रॉम harm। वही जो हम 124 में पढ़े हैं, वही इस केस में देखो अच्छे से बताया गया है। इट डज नॉट डील विद दोस केस क्लासेस ऑफ केसेस वेयर इंडेमिनिटी अराइजेस फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय इवेंट और एक्सीडेंट which do not or may not depend upon the conduct of the indemnifier or any other। इसको हम आगे देखेंगे कि जो इंश्योरेंस वगैरह के केसेस होते हैं उसमें हमारा इंडियन लॉ क्या कहता है और इंग्लिश लॉ या कोई कॉमन लॉ क्या कहता है। ठीक है, दूसरा केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन। इसमें क्या होता है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज a contract of indemnity. The definition is restricted to the cases where loss has been caused by human agents। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर, इनमें क्या है। तो देखो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि तुम्हारे ऊपर जो भी सी प्रोसीडिंग लाएगा उसका 200 रुपए मैं दूंगा। तो ये क्या हो गया, अ पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। तो यहाँ कौन है होगा, किसने बोला है? ए ने बोला है। ये कौन हो गया, इंडेमनीफायर। फायर इंडेमनीफायर मतलब जिसने बोला है कि भैया तुम्हारे पास फायर भी लग जाए तुम्हारे घर में तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे याद करो। ठीक है, दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर। अब होल्डर कौन, जो चीज होल्ड करे, मतलब जिसके पास प्रोटेक्शन हो कि भैया अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे ये जो है ना इंडेमनीफायर जी जो है वो मेरा सारा लॉस कवर कर लेंगे। तो ये होता है इंडेमनिटी होल्डर। आई होप ऐसे तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो कमेंट में बता दिया करो कि स्पीड सर थोड़ा स्लो रखिए, वरना आई गो, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही चलाएगा ये। ठीक है, चलिए। whether contract of indemnity covers the cases of loss caused by event or accident which do not depend upon the conduct of the promiser। वही कि भैया ये है कि नहीं है। तो देखो, वैसे तो हमारा 124 डज नॉट अलाउ अगर हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करें, लेकिन हम चलते हैं कॉमन लॉ के तरीके से। ठीक है, वेयर इन इंग्लिश लॉ वो बोलता है कि अ प्रॉमिस टू सेव अनदर harmless from loss caused as a result of transaction entered at the instance of the promise। इसके चक्कर में क्या है, इंग्लिश लॉ वाइडन कर देता है इसको। एंड वी इंडियन कोर्ट्स फॉलो द इंग्लिश लॉ इन सम ऑफ द रिस्पेक्ट। दस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू। ठीक है, चल अब देखते हैं इंडेमिनिटी होल्डर। अब आप लोग बताइए इंडेमिनिटी होल्डर कौन है? वही जो होल्ड करता है एक प्रोटेक्शन, किसके साथ कुछ भी हो, कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसकी सारे हार्म को कवर करेगा। तो अब इसके राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify। ठीक है, कोई भी अगर उसको कोई सूट में ऑल डैमेजेस पे करना है तो जो इंडेमनीफायर है वो पे करेगा, राइट्स है उसके, ये नहीं करेगा।
all cost which he may be compelled to pay in bringing or defending such suit if he did not contravene the orders of the promisor and acted as, अगर वो उसी तरीके से जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडेमनीफायर की उसी से चलता है, ठीक है, जो प्रॉमिसर है जो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तुम्हारा सारा कुछ लॉस कवर कर लूंगा, तो ये वो वाली कंडीशन, वो वाला राइट है। तीसरा, आप लोग नोट्स बनाइए, तो जो मेरी पीपीटी में है वो क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो इसको एज इट इज कॉपी में लिखिए और रिवीजन कीजिए इसका मल्टीपल टाइम, ठीक है। तीसरा जो राइट है, ऑल सम्स विच ही हैव मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कंप्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट, इसी कहीं भी ऐसे सूट में जिसमें इसने ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है, इफ द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर एंड वाज वन which would have prudent to the promisor to make in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized to him, तो वो उसका लॉस कवर करेगा, सीधी सीधी बात। ये बहुत इजी कंसेप्ट लेके चलते हैं, इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखेंगे व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, कब होती है लायबिलिटी, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पे साइलेंट है कि कब होगा, लेकिन कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से हम बता सकते हैं कि एज सून एज में लिखा हो, देखो, एन इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। एग्जांपल देखते हैं, एक्स promises to compensate Y for any loss that he may have suffered by filing a suit against Z. The court order Y to pay Z damages of ₹5,000, ठीक है। अ लॉस हैज बिकम सर्टेन, लॉस क्या हो गया इसमें, सर्टेन हो गया, फिक्स हो गया कि 5,000, तो Y may claim the amount of the loss from X and pass it on to Z, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आ गया है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी दो प्रकार के होंगे, दो टाइप्स के होंगे या दो काइंड्स के होंगे, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसली प्रॉमिस टू कंपनसेट, और इम्प्लाइड व्हेन इट इज इन्फर्ड, ठीक है। ये केस के अकॉर्डिंग मैं नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो, यही मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, बाइक वाला, आपके दोस्त आपको नई बाइक मतलब आप कहते हैं कि मुझे भी चलाना है, तो आपको वो चाबी दे देता है, लो ये किए चलाओ। अब अगर कुछ वो गिरता है या कुछ लॉस होता है तो उसकी बाइक से वजह से हुआ, तो इम्प्लाइड है कि ही विल टेक केयर ऑफ द लॉसेस, है ना। तो वही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस तो आप समझे होंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोई इतना ज्यादा इशू है नहीं। इसको हम केस के अकॉर्डिंग समझते हैं, एडमसन वर्सेस जार्विस, आयरन मैन वाला जार्विस नहीं है इसमें। तो एक्स एंड ऑक्सिनियर सोल्ड सर्टेन गुड्स एज द इंस्ट्रक्शन ऑफ वाई, ठीक है, एक्स ने बेचे सर्टेन गुड्स किसके कहने पे, वाई। लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड दैट द गुड्स बिलोंग टू जेड एंड नॉट वाई, ठीक है। जेड रिकवर्ड डैमेजेस फ्रॉम एक्स फॉर सेलिंग सच गुड्स और हिज गुड्स। हियर एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द कंपनसेशन फ्रॉम वाई बिकॉज देयर वाज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस, भाई इम्प्लाइड है, टू कंपनसेट द ऑक्सिनियर फॉर एनी लॉस, ठीक है। चलो तब इसके आगे हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। अब एलिमेंट्स पता करेंगे एसेंशियल, तो मैंने पहले क्या बोला था, यहाँ टर्म क्या यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें क्या जरूरी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल है वो इसमें काम करे। In addition to the implied or express promise to the indemnifier, all the essential of a valid contract must be present. अब आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या क्या एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे मेजर होना चाहिए। अब बाकी सब जो बचा हुआ है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चल अब हम बस इंपॉर्टेंट केसेस देख के इसको खत्म करते हैं। पहला केस है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस विक्रम कॉटन मिल्स। इसमें क्या हुआ था कि अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी लायबिलिटी ऑफ अ प्रॉमिसर अराइजेस फ्रॉम द लॉस कॉस्ट टू द प्रोमिसी बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। अगर प्रोमिसर के भी उससे भी कंडक्ट से लॉस होता है तो भी वो लाइबल है पे करने, ठीक है। दूसरा केस है यंग वर्सेस एचएसपीसी। इसमें क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the right to indemnity cannot be claimed of dishonesty। वही अगर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल लगाइए कि वन हु सीक्स जस्टिस शुड कम विद क्लीन हैंड्स। अगर आपकी खुद की गलती है और आप फिर न्याय मांगने चले आए हैं ना, तो इसमें वही हुआ था कि इंडेमनीफायर खुद अब जानबूझ के लॉस कर रहा है कि मैं तो भाई फ्री हूँ, कुछ भी लॉस करूं मुझे तो मिल ही जाना है, तो ये नहीं बना, ठीक है। दूसरा केस है बिहाल चंद्र वर्सेस चतुर से। क्या हुआ था इसमें, वेयर अ सेलर प्रॉमिस टू परचेज to the purchaser to indemnify him against the dues of any. It was held that such indemnity clause would include only the existing dues and does not include retrospectively। जब से आपने प्रॉमिस किया कि भाई अब तेरा जो लॉस होगा मैं उठाऊं,
अभी नहीं कि बचपन में मेरा कुछ लॉस हुआ होगा, गिरा होगा साइकिल से, बाइक से, तब आप इसके पैसे निकालो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलो लास्ट केस हम देखते हैं इसका, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, तो एक ब्रोकर जाता है फॉर्ज लेके और उनको देता है बैंक। बैंक जो होता है इन्हें गुड फेथ रिन्यू कर देता है प्रोमिसरी नोट फ्रॉम अ पब्लिक डेट ऑफिस। ठीक है, मीनवाइल द ट्रस्ट ओनर सुड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कन्वर्जन, हु इन टर्न सुड द बैंक ऑन इम्प्लाइड इंडेमनिटी। अब देखो कितना बड़ा नौटंकी हो गई इसमें। फिर क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ व्हेन एन एक्ट इज डन बाय वन पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर व्हिच एक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ मैनिफेस्टेड टॉटियस टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन डूइंग इट, and such act turns to be injurious to the right of a third person. So a person doing it is entitled to an indemnity from him who requested, समझ रहे हैं, जिसने रिक्वेस्ट करी थी that it should be done। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं या हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू।